हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है आपका शिक्षा की मनोवैज्ञानिक प्रिपेज साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक तरफ से इसको पूरा हम लोग पढ़ रहे थे और पहुंच गए थे अधिगम पर। ये हमारी यूनिट सेकंड जो है वो हमने पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था, अधिगम पढ़ा था कि व्हाट इज लर्निंग, आखिर सीखना होता क्या है। इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में हमने इसको समझ लिया था। आज हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसको समझते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आज आपने थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पूरी तरीके से समझ लिया तो इसके बाद दोबारा आपको, चाहे आप जो है बीएड का एग्जाम दे रहे हो, टेट सीटेट एग्जाम दें, आपको दोबारा थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको बहुत ही आसान भाषा में और इसको डिटेल में हमने लिखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपके एग्जाम में सीधा सिद्धांत ना पूछ करके इसके जो दो नियम है वो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। सीधा थॉर्नडाइक का सिद्धांत ना पूछ करके इसकी विशेषताएं भी पूछ सकता है, इसकी आलोचना भी आपसे बीएड में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आएगा। आलोचनाएं भी इसकी पढ़ेंगे हम लोग और शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसका, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है इसके, वो भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में इसको कवर करेंगे। और अगर आप लखनऊ से देख रहे हैं, आप कानपुर से देख रहे हैं और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो अभी भी आपके पास मौका है। आप फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है इसको समझते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ये जो अभी जो प्रयागराज का एग्जाम चल रहा है उसमें सीधा सिद्धांत ना पूछ करके या तो शैक्षिक नेतार्थ पूछ रहा है या विशेषताएं पूछ लेता है या आलोचनाएं पूछ लेता है। ठीक है, तो आप हर तरीके से मजबूत रहें। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक जो थे वो एक जाने माने व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको टेट सीटेट के एग्जाम में मिलती हैं। तो थॉर्नडाइक जो थे वो व्यवहारवादी थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1898 ईस्वी में अपने पीएचडी शोध प्रबंध यानी पीएचडी थीसिस, जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था, उसमें पशु व्यवहार के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने कब किया? जब वो पीएचडी का जो है पीएचडी कर रहे थे और उसमें एनिमल इंटेलिजेंस जो उनका शीर्षक था, शोध प्रबंधन जिसे कहते हैं, खोज कहते हैं जिसको, या अपना प्रयोग कहते हैं, तो उसमें पशु व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने किया था। व्यवहारवादी होने के कारण थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। ओके, उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई प्राणी या व्यक्ति, कोई भी प्राणी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी कार्य को करता है या जब वह व्यक्ति किसी काम को सीखता है तो उसके सामने एक विशेष परिस्थिति या उद्दीपन जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप दोबारा उद्दीपन को लेकर के कंफ्यूज मत होना। उद्दीपन का मतलब कोई भी परिस्थिति है, कोई भी कह सकते हैं अगर शुद्ध भाषा में तो कोई भी समस्या है। ठीक है, हम जब किसी भी काम को सीखते हैं, किसी नए काम को सीखते हैं तो पहले हमें लगता है यार ये बड़ा टफ है, हम इसको कैसे कर पाएंगे। फिर हमारे सामने कई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी हमको आसान लगने लगता है। जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से, हम उसको जब करना ही चाहते हैं, जब हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर हम कितना भी टफ वर्क हो हम उसको भी सीख जाते हैं। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं अथवा सीखते हैं तो हमारे सामने एक विशेष परिस्थिति या यूं कहें कि एक विशेष उद्दीपन जिसको स्टिमुलस कहते हैं वो होता है। ठीक है, जो उसे एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने को बाध्य करता है। जब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए हम कोई ना कोई विशेष प्रकार की क्रिया तो करेंगे ही। अनुक्रिया अगर आप नहीं समझ पा रहे तो क्रिया समझिए, कोई एक्टिविटी समझिए। ये मानिए कोई भी जब समस्या आएगी तो हम कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेंगे, रिएक्ट तो करेंगे ना, ये करने को बाध्य करता है। ठीक है, जब कोई, समझिए फिर से, उन्होंने कहा कि जब कोई प्राणी या व्यक्ति किसी काम को करता है अथवा सीखता है तो उसके सामने एक विशेष समस्या खड़ी होती है, एक स्थिति या उद्दीपन होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने को बाध्य करता है। ये जो अगर ये परिस्थिति हमारे सामने आई ना होती
तो हम ये अनुक्रिया नहीं करते। ये जो परिस्थिति है, ये जो उद्दीपन है, ये हमको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है कि हम ऐसा करें, और फिर व्यक्ति उसके प्रति कई अनुक्रियाएं करता है। फिर हम कई कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हो कैसे, हम कई तरीके अपनाते हैं। इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के साथ हो जाता है। फिर हमारा कोई ना कोई एक ऐसी हम एक्टिविटी करते हैं या ऐसा कोई फॉर्मूला उसको सॉल्व करने के लिए अपनाते हैं जिससे वह परिस्थिति हमारी क्या होती है, सॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है समस्या, है ना। इस संबंध को सीखना कहते हैं, यही लर्निंग है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब हम प्रयास करेंगे तो हम एक ना एक दिन सीख जाएंगे, कोशिश करेंगे तो सीखेंगे। और इस विचारधारा को संबंधवाद कहा जाता है तथा थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को भी उद्दीपन, अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या संयोजनवाद, संयुक्त संबंध सिद्धांत एवं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, बहुत आसान भाषा में आप समझ गए। उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को इस प्रकार व्यक्त किया है। समझिए, अधिगम प्रक्रिया में प्राणी का शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में, अधिगम प्रक्रिया में जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो मानसिक रूप से भी हम एक्टिव होते हैं। भाई अगर दिमाग हमारा कंसंट्रेट नहीं होगा उस परिस्थिति को लेकर के, तो फिर हम एक्टिविटी कैसे कर पाएंगे, है ना। तो हम शारीरिक रूप से तो काम करते ही हैं, प्लस मानसिक रूप से भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में क्या हो जाता है, फिर एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया का यह संबंध स्नायुमंडल में स्थापित होता है। उद्दीपन यानी जो भी परिस्थिति है, और फिर उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो अनुक्रिया करते हैं, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया की यह संबंध स्थापना ही अधिगम का आधार है, और फिर उद्दीपन अनुक्रिया का के बीच ये जो संबंध स्थापित हो जाता है ये अधिगम का आधार होता है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिगम इसी पर बेस्ड होता है। उस उद्दीपन के प्रति हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर हमारी सही एक्टिविटी, सटीक एक्टिविटी जो है उस पर सटीक बैठती है, और फिर हम जो है परिस्थिति हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसीलिए इसको अधिगम का आधार कहा गया है। अगर इन दोनों के बीच सही संबंध स्थापित नहीं होगा तो क्या होगा, अधिगम भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। थॉर्नडाइक का कहना था कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न तथा भूल, ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। यानी कि व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, उससे गलतियां होती हैं, लेकिन एक ना एक दिन गलतियां समाप्त, गलतियां 0% और हमारा प्रयास 100% सफल होता है। उनके अनुसार प्रत्येक सीखने की परिस्थिति में स्टूडेंट के समक्ष समस्या रखे जाने पर वह उस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। यानी कि बच्चे के सामने जब समस्या रखी जाती है तो बालक उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाता है। इन एक्टिविटीज में से सही एक्टिविटी या सही क्रिया का शिक्षार्थी द्वारा चयन और संबंध कर लिया जाता है, जिसे सीखना कहते हैं। फिर वह कोई एक ऐसी क्रिया, अनुक्रिया करता है जो उस प्रॉब्लम के समक्ष सही बैठती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सही अनुक्रिया वो अनुक्रिया होती है जिसके करने के बाद उसे पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है। अतः जब जब शिक्षार्थी के सामने उस उद्दीपन को रखा जाता है, वह परिस्थिति आती है, वह समस्या जब दोबारा रखी जाती है, तो अब वो अनेक अनुक्रियाएं नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि ये जो परिस्थिति है इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। फिर वो तुरंत ही सही अनुक्रिया कर डालता है, क्योंकि गलतियां उसने पहले की थी। जब बाद में वही सेम प्रॉब्लम उसके सामने आई तो अब वो गलतियां नहीं करेगा, अब सीधे अपना वही फॉर्मूला फेंक के मारेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत के आधार पर
सीखने की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। क्या? नंबर 1 तो बताई है, सीखने की जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, पशु में हो या मनुष्य में, ये कहते हैं चाहे वो जानवर में हो या मनुष्य में हो, एक बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे छोटे छोटे क्रमबद्ध चरणों में होती है, ना कि अचानक सूझ से। कहते हैं कि अचानक नहीं होती, धीमे धीमे होती है। सीखने में चिंतन और विवेचन, थिंकिंग एंड रीजनिंग का स्थान नहीं होता है। तो ये इन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं। तो ये बहुत आसान भाषा में कितना प्यारा इनका सिद्धांत है वो हमने कितनी आसान तरीके से समझ लिया। इनका जो प्रयोग था वो इन्होंने बिल्ली पर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पहले इसकी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बिल्ली यहां बंद है, और बाहर एक मरी मछली रख दी, या यूं कहें कि उसके लिए भोजन रख दिया। पिंजरे में क्या था कि एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये लीवर लगा है पिंजरे में। अगर बिल्ली इसको दबा देगी तो ये गेट खुल जाएगा। ठीक है, बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है, और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, यानी अपने भोजन तक, मछली तक पहुंच जाती है। देखिए, ऐसा है जैसे यहाँ पे थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बक्सा बना दिया और उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और उसका भोजन रख दिया बाहर। ठीक है, अगर ये गेट खुलेगा तो बिल्ली यहाँ तक पहुंचेगी, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगी। अब जो बिल्ली है वो यहाँ प्रयास कर रही है, छटपटा रही है ना। देखिए किस तरीके से जो है कि उछल कूद कर रही है और ऊपर नीचे गिर रही है, लेकिन सब सारी क्रियाएं वो कर रही है, लेकिन गेट उससे नहीं खुलता है। अचानक से क्या होता है कि बिल्ली का पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, बिल्ली अपने भोजन लक्ष्य तक पहुंच जाती है। यहां पे थॉर्नडाइक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बिल्ली है वो पहले बार बार प्रयास करती है, गेट नहीं खुलता है, फिर अचानक से पैर पड़ता है, गेट खुल जाता है और वह अपने भोजन तक पहुंच जाती है। अब जब बिल्ली 2-3 बार, उसने ऐसा 2-4 बार ऐसा प्रयास किया, अब वो जान गई कि अगर मैं इस लीवर को दबा दूंगी तो ये गेट खट से खुल जाएगा और मैं अपने भोजन तक पहुंच जाऊंगी। अब वो निरर्थक प्रयास नहीं करती है, वो जान गई कि यही वो रास्ता है, यही वो तरीका है, वो चाबी है जिससे ये गेट खुलेगा। अब बिल्ली आराम से अंदर जो है आराम फरमाती है, और जब भूख लगती है उठती है, सीधा इस लीवर को दबाती है, क्योंकि उसने यहाँ पे प्यारे दोस्तों अधिगम कर लिया, लर्निंग कर ली उसने। वो जान गई कि मैं जैसे ही इस लीवर को दबाऊंगी ये गेट खुलेगा, मैं भोजन कर लूंगी, मैं क्यों फालतू में निरर्थक प्रयास करूं, उछल कूद अब वो नहीं करती है, उसने अधिगम कर लिया। इस एक्टिविटी में उसने क्या किया हुआ, देखिए इस प्रक्रिया में निम्न सोपान उसके सामने आए। एक तो चालक ड्राइव था, दूसरा उसका लक्ष्य पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचना, यानी कि वो मछली थी, वो भोजन था उसके लिए, और तीसरी समस्या थी उसके सामने अवरोध, ब्लॉक, जिसमें वो बंद थी, वो अवरोध थी, वो बाधा थी, वो समस्या थी उसके मार्ग में। अनियमित क्रियाएं उसने की, ये एक सोपान था। अनियमित क्रियाएं, रैंडम मूवमेंट्स उसने किए, उछल कूद उठा पटक सब किए, है ना। संयोगवश हुआ क्या, उसे सफलता मिल गई, अचानक सफलता मिल गई, सही अनुक्रिया का उसने चयन कर लिया, दृढ़ीकरण हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये इस जो है इसमें ये सोपान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रयोग, यह सिद्धांत ये बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, प्यारे दोस्तों गलतियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अर्थात सीख जाएंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम दिए और गौण नियम दिए। मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने मुख्य नियम और गौण नियम आपको बता दिए थे। देखिए इसके जो मुख्य नियम है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तीनों नियम को हमने बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया था, और नहीं समझा है तो आप इसको देख सकते हैं, वो वाली क्लास देख सकते हैं। जो इनके गौण नियम थे जो इन्होंने बाद में दिए वो 5 थे। ठीक है, बहुअनुक्रिया का नियम था, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था, साहचर्य क्रिया का नियम था, आत्मीकरण का नियम था। ये इसके गौण नियम थे। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे, आज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसकी क्या विशेषताएं हैं उनको हम समझ लेते हैं। इस सिद्धांत में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी को सीखने का आधार माना गया है। यानी उद्दीपन जो परिस्थिति है और उस परिस्थिति के प्रति जो क्रिया की जाती है उन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो लर्निंग का आधार होता है, वो सीखने का आधार होता है। यह सिद्धांत लर्निंग प्रोसेस में समस्या समाधान पर विशेष बल देता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही सीखने के नियमों का प्रतिपादन हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास व त्रुटि की अनुक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। कोई सवाल नहीं लग रहा है तो हम न जाने कितने फॉर्मूले उस पर लगा देते हैं, फिर एक कोई सही फॉर्मूला मिलता है हमको और हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, न जानने में जब हमको नॉलेज नहीं होता तो हम कई फॉर्मूला अप्लाई करके सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। यह सिद्धांत कक्षा शिक्षण में, क्लासरूम के टीचिंग में अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण स्थान देता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, आप याद जरूर रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत की आलोचना भी हुई, सबकी होती है ना, हर व्यक्ति की आलोचना होती है, तारीफ के साथ आलोचना भी जरूरी है। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की गई है। समझते हैं कौन कौन से वो बिंदु हैं। देखिए, यह सिद्धांत सरल और निम्न स्तर के पशुओं के सीखने का अधिक स्पष्टीकरण करता है। ये जो सिद्धांत है वो सरल और निम्न स्तर के जो पशु हैं उनके लर्निंग में ज्यादा क्लैरिफाई करता है, क्योंकि जो निम्न स्तर का या छोटा पशु है या बच्चा है ना, वो जब बार बार प्रयास करता है बार बार तो वो सीख ही जाता है। इसीलिए ये उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसके सभी प्रयोग पशुओं पर ही किए गए हैं। ये सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए, जिनका मानसिक विकास अभी नहीं हुआ है, जो मंद बुद्धि के बालक हैं, उनको हम बार बार एफर्ट कराते हैं, बार बार प्रयास कराते हैं, बार बार रिवाइज कराते हैं, है ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धांत किसी भी अनुक्रिया को सीखने के लिए प्रयासों पर अधिक बल देता है, जिससे समय नष्ट होता है। बात बिल्कुल सही है कि भाई जब आप बार बार प्रयास करेंगे, निरर्थक प्रयास आपके होंगे, समय आपका जाएगा, जाहिर सी बात है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति धीरे धीरे होती है और जो सफलता मिलती है वह अभी अकस्मात ही होती है लगभग, मतलब प्रगति तो धीरे धीरे होती है लेकिन जो सफलता मिलती है वो अचानक बाई चांस मिल जाती है कि हम बहुत सारे तरीके अपना रहे थे, एक तरीका कोई सटीक बैठ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। इससे पहले हमने बहुत समय बर्बाद किया। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यंत्रवत मानता है। वो कहता है कि जो सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है वो यंत्रवत होता है और मानव को भी मशीन समझता है, जबकि मानव यंत्रवत तरीके से काम नहीं करता। ये इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ जरूर पढ़िएगा, बीएड में मतलब इसके चांस हैं बहुत ज्यादा पूछने के, शैक्षिक निहितार्थ को पूछने के। प्यारे दोस्तों देखिए, ये बार बार मौका नहीं मिलता। बीएड में आप जितने अच्छे मार्क्स ले आएंगे उतने अच्छे आपको आगे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उतनी आपको आसानी रहेगी आपके टेट सीटेट में, है ना। तो अगर अभी तक आपने जो भी आपके पास कंटेंट है आप उससे पढ़ रहे हैं और अगर नोट्स आप ले लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। यह सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पर बल देता है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसको देखिए, ये जो सिद्धांत है ना वो अभ्यास के द्वारा सीखने पर बल देता है। अभ्यास के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी, ये तो बात सही है। जब हम किसी काम को बार बार रिवाइज करके सीख लेते हैं, प्रयास करके सीख लेते हैं, तो वो स्थायी हो जाता है हमेशा के लिए, हम उसको भूलते नहीं हैं। अतः कक्षा शिक्षण में भी अभ्यास पर बल दिया जाना चाहिए। क्लास में जो भी टीचिंग होती है उसमें बच्चों को रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। हम लोग भी छोटे बच्चे थे तो एक सवाल हमसे 10 बार रिवाइज करवाया जाता था। यह सिद्धांत सीखने में अभिप्रेरणा को भी, मोटिवेशन को भी महत्व देता है। अधिगम प्रक्रिया में प्रोत्साहन भी जरूरी है, पुरस्कार भी जरूरी है, दंड, प्रशंसा आदि अभिप्रेरकों को बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चे के अंदर प्रोत्साहन नहीं होगा तो नहीं सीखेगा। अगर उसको पुरस्कार पाने की लालच नहीं होगी, दंड का डर नहीं होगा, प्रशंसा की इच्छा नहीं होगी, तो फिर वो जो है नहीं सीख पाएगा। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यह सिद्धांत छोटे बच्चों जिनका मानसिक विकास अभी नहीं हुआ है उनके लिए विशेष उपयोगी है। छोटे बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के अक्षर को बहुत सटीक सुडौल बना पाते हैं। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों को शिक्षण अधिगम के अवसर देता है। इस सिद्धांत के माध्यम से कहते हैं कि जो मंद बुद्धि बालक हैं उनका भी क्या होगा, जो है
टीचिंग लर्निंग हो पाएगी, अधिगम हो पाएगा। यह सिद्धांत गंभीर विषयों जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, दर्शन आदि के अध्ययन में विशेष उपयोगी है। समस्या समाधान के क्षेत्र में इस नियम का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत में प्रेरणा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, अतः बालकों को कुछ सिखाने से पूर्व उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, फटाफट क्लासेस आपको मिलती रहेंगे, चैनल पर एक्टिव बने रहिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। कई बार नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो आपको टेलीग्राम से क्लासेस मिलती रहेंगी। नोट्स जरूर ले लीजिए, अन्यथा बहुत पछताएंगे। अगर आप चाहते हैं 90% प्लस स्कोर करना तो फिर इसी तरीके के हमारे नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा।